दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी लेक्चर बाय लक्ष्मी नारायण में। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड क्या है, किस प्रकार इसकी रचना हुई है। मानव उत्पत्ति के समय से ही आकाश में दिखाई देने वाले तारों, सूर्य, चंद्रमा, धूमकेतु आदि के बारे में जानने व समझने की जिज्ञासा रही है। कुछ समय बीतने के साथ साथ मानव की समझ बढ़ी और उसके बारे में कुछ जाना हुआ। अब कुछ विद्वानों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए, जिसमें कुछ विद्वानों के विचार निम्न प्रकार हैं। जैसे हम बता सकते हैं कि सबसे पहले यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने, जो लिखित साक्ष्यों में प्राप्त होता है कि सबसे पहले यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में बताया कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ब्रह्मांड के पदार्थ उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जिसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया। यह परिकल्पना कई सदियों तक चली आ रही है, लेकिन 1473 से 1543 ईस्वी में एक विद्वान उत्पन्न हुए, कोपरनिकस। इन्होंने अध्ययन किया तो बताया कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। तो इनके इस योगदान के लिए उन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा गया, क्योंकि इन्होंने नई संकल्पना दी। कुछ समय बीतने के बाद 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। उसके बाद जोहान्स केपलर ने गैलीलियो की दूरबीन की सहायता से सौर मंडल में सभी ग्रहों की जो कक्षाएं हैं, किधर किधर घूम रही हैं, किस तरह गति कर रहे हैं, उनका अध्ययन किया और बताया कि किस तरह से हमारा सौर मंडल बना हुआ है। उन्होंने नई खोज की और इस खोज के लिए उन्हें नवीन खगोल शास्त्र का जनक कहा गया। और कुछ समय बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक हर्शले ने 1805 ईस्वी में अपने अध्ययन में बताया कि हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है, अर्थात सौरमंडल हमारे आकाशगंगा के एकदम किनारे बीच में या उसका थोड़ा सा भाग ही है। ब्रह्मांड हमारा सूर्य के चारों ओर नहीं घूम रहा है, बल्कि हमारे सूर्य इसका एक अंश मात्र है। और इसी आधार पर इन्होंने अध्ययन करते रहे। करने के बाद अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल ने यह बताया कि ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, अर्थात ब्रह्मांड का विकास बहुत बड़ा है। इस प्रकार परिभाषा में ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड संपूर्ण समय एवं अंतरिक्ष और उसकी अंतर वस्तु को कहते हैं, जिसमें सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सी, खगोलीय पिंड, अंतर वस्तुएं, अपरिमित परमाणु कण और विशाल ऊर्जा शामिल किया जाता है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अब बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे विचार व्यक्त करने लगे और कुछ संकल्पनाएं भी दी, जिसमें से संकल्पनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें सर्वमान्य संकल्पना जॉर्ज लेमेंटेरे ने 1894 से 1896 के मध्य एक सिद्धांत दिया, जिसे बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि महाविस्फोट सिद्धांत है क्या। फिलहाल हम देखते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। सबसे पहले मान्यता रखा इन्होंने कि प्रारंभ में
सामान्य पदार्थ अति छोटे छोटे गोलक या परमाणुओं की भांति विद्यमान थे, जिनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न था और वह इधर उधर दोलायमान थे, कहीं ऊपर जा रहे हैं, कहीं नीचे जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे थे। प्रारंभ में छोटे छोटे अत्यंत ही परमाणुओं के समान भिन्न भिन्न द्रव्यमान के कण विद्यमान थे, जो इधर उधर घूम रहे थे। वह ये समय है आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व की घटना है, जब ये कण इस तरह से विद्यमान थे। ये कण इधर उधर घूमते समय एक कण किसी दूसरे कण में जाकर के टकरा गए और टकराने के वजह से वो दो कण बन करके बड़ा कण हो गया। अब ये बड़ा कण जिधर भी जाता कोई ना कोई कण आकर के इसमें टकरा जाता, या ये खुद बड़ा कण जाकर के दूसरे बड़े कण में टकरा गया, जिससे इसका आकार निरंतर बढ़ता गया। कण दूसरे कण भी आकर के इसमें टकराते रहे, टकरा करके चिपक जाते थे, या ये बड़ा वाला कण जिधर से वो जाता था उधर भी वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था या टकरा जाते थे, इसे चिपक जाते थे, जिससे क्या हुआ कि इसका कण या इसका आकार निरंतर बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो किसी भी पदार्थ का जब द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो उसमें कुछ आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो इसमें आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो गई। आकर्षण शक्ति के कारण इसका जितना बड़ा आकार था उससे इसमें क्या हुआ कि उसका चुंबकीय क्षेत्र बन गया कि इतनी दूर तक का पदार्थ ये अपनी ओर खींच सकता है। तो जितनी दूर का पदार्थ खींचता था उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता। अब इतने दूर की बस पदार्थ आकर के जब इसमें मिलने लगे तो इसका आकार और बढ़ जाता। जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता है इसका चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ते जाता, गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र और बढ़ता जाता, जिससे इसमें बहुत सारे पदार्थ आकर के मिलने लगे। लेकिन एक बात ये आती है कि आपने पृथ्वी पर भी देखा होगा, जहाँ पर भी हवाएं आती हैं, किसी क्षेत्र में अगर निम्न वायुदाब का केंद्र उत्पन्न हो जाता है तो हवाएं उस क्षेत्र की ओर चलने लगती है। लेकिन इसमें एक नियम ये लिखा गया है कि हवाएं सीधे नहीं आती बल्कि घूम कर आती हैं। जब किसी क्षेत्र में हवाएं किसी निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर हवाएं घूम करके आकर मिलती हैं तो उसे चक्रवात कहा जाता है। उसी तरह अगर जल में कहीं पानी नीचे की ओर जा रहा हो, गड्ढे की ओर जा रहा हो, तो देखिए वो भी घूम करके जाता है, जिसे भंवर कहा जाता है कि यहाँ जल में भंवर उत्पन्न हो रही है। जल नीचे की ओर जाता है तो घूम करके आता है, उसे भंवर कहते हैं। वायु अंदर की ओर जाती है तो चक्कर लगाती है तो उसे चक्रवात कहने लगते हैं। इसी तरह उस समय भी 15 अरब वर्ष पूर्व भी जब पदार्थ इसमें आकर मिलने लगे तो वो घूम घूम करके आकर के मिलने लगे, सीधे ना करके उसमें घूमने की प्रवृत्ति हो गई। जब इस इस गोले में पदार्थ जाकर के कोने की तरफ टच हो रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से टच कर रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से, तो इसमें बार बार इसमें टकराने की वजह से इसमें धीरे धीरे घूमने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। अब यह धीरे धीरे घूमने लगा, यह प्रक्रिया काफी वर्षों तक चली, घूमने लगा तो इसमें एक घूर्णन शक्ति उत्पन्न हो गई। दो शक्तियां उत्पन्न हुई, एक तो घूमने की शक्ति उत्पन्न हुई, दूसरी आकर्षण शक्ति उत्पन्न हुई। दो प्रकार की शक्तियां। अब धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता गया, चुंबकीय शक्ति बढ़ती गई, आकार बढ़ता गया, बढ़ते 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 अब बहुत दूर दूर के क्षेत्रों के कण आकर के इसमें टच होने लगे, जिससे एक विशाल गोले का निर्माण हो गया, एक बड़ा गोला बन गया। अब बड़े गोला बनने से क्या हुआ कि एक और इसमें बात आई कि इसका आकार बढ़ने से इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति पहले से ही थी, वो दबाव डालने लगी। जब दबाव डालेगी तो आंतरिक भाग गर्म होने लगेगा। लोग पढ़े होंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग, ज्यों ज्यों आंतरिक भाग में जाते रहते हैं वहाँ पर गर्मी भी बढ़ती जाती है। इसी तरह इस बृहद गोले में भी गर्मी बढ़ने लगी। ज्यों ज्यों आकार बढ़ता गया आंतरिक भाग और गर्म होता गया और गर्म होता गया। पहले गर्म हुआ, फिर आंतरिक भाग इतना गर्म हो गया कि वो गैसों में बदल गया।
अब देखिए इसमें किन कौन कौन सी गतियां हुई। एक तो इधर को घूम रहा था, दूसरा आकर्षण शक्ति थी, तीसरा ये जो वेग से घूमने लगा तो एक विक्षेप बल काम करने लगा बाहर की ओर। जैसे कोई लट्टू हो, पंखा हो, उसके ऊपर कोई पदार्थ डाल के देखिए, एक बाहर की ओर फेंकता है, तो बाहर की ओर फेंकने का एक बल काम करने लगता है जिसे विक्षेप बल कहा गया। देखिए इसमें मुख्य रूप से 3 परतें विकसित हुई। एक तो बाहर की परतें जो कि बिल्कुल ठंडी है, ठंडी परत हुई। उसके बाद मध्यवर्ती परत जो कि गर्म और थोड़ा लिक्विड अवस्था में है, और तीसरी परत जो गैसों की है। अत्यंत ही तापमान ज़्यादा हो जाता है तो कण बाहर की ओर भागने लगते हैं, अर्थात गैसीय क्षेत्र हो गया। 3 परतें पाई गई, ठोस, गर्म और तरल, ठोस और ठंडी, गर्म और तरल, और आंतरिक भाग गैस। अब इसमें देखिए ध्यान से तो पता चलेगा कि ये गुरुत्वाकर्षण का बल एक बल, फिर उसके बाद दूसरा विक्षेप बल लग रहा है, और तीसरा बल जो गैस का है, गैसें भी बाहर की ओर बल लगाती हैं, बाहर की ओर बल लगाती हैं। इसमें 3 प्रकार का बल लगने लगा, विक्षेप बल बाहर की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की ओर, और गैसीय बल बाहर की ओर। 2 बल ऐसे हैं जो गैसीय और विक्षेप बल हैं बाहर की ओर लग रहे हैं, और गुरुत्वाकर्षण ये एक ऐसा बल है जो अंदर की ओर लग रहा है। लेकिन इसका आकार बढ़ता गया, दबाव बढ़ता गया, तो गैसों का क्षेत्र और बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया कि विक्षेप बल और गैसीय बल मिल करके ये गुरुत्वाकर्षण बल को मात दे दी और ब्लास्ट हो गया, जिसे बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है, या महाविस्फोट घटना कही जाती है। ये घटना है 15 अरब वर्ष पूर्व से 13.5 अरब वर्ष पूर्व तक गोले का निर्माण हुआ। उसके बाद 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस बृहद गोले का विस्फोट हो गया, विखंडन हो गया, टूट गया। अब ये पदार्थ चारों तरफ को भागने लगे, चारों तरफ को ऊपर नीचे अरे बगल चारों तरफ को भागने लगे। तो ये सभी पदार्थ चारों तरफ, जिसमें ठंडे पदार्थ भी हैं, तरल पदार्थ भी हैं, गर्म पदार्थ भी हैं, गैस भी है, सभी पदार्थ चारों ओर को फैलने लगे। अब कोई अवरोध न होने के कारण ये निरंतर फैलते जा रहे हैं, निरंतर एक ही दिशा की ओर भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। इसका विस्तार हो रहा है, ये विस्तारित गति में भाग रहे हैं। अब ये पदार्थ इधर को भाग रहे हैं, इधर को भाग रहे हैं, इनके बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ज्यों ज्यों आकार बढ़ता जाएगा इनकी दूरी बीच की बढ़ती जाएगी। तो इसमें कुछ घटनाएं इस तरह की हुई कि जो भारी पदार्थ थे उनमें भी गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ, जैसे यहाँ उत्पन्न हुआ। गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण शक्ति उत्पन्न होने की वजह से अपने कुछ एरिया के पदार्थों को अपनी ओर संगठित करने लगे। जहाँ भी पदार्थ थे, भारी पदार्थ थे जिसका आकर्षण शक्ति ज़्यादा थी, कुछ पदार्थों को अपनी ओर संगठित करने लगे। और इनमें कि कोई भी पदार्थ अगर चारों ओर वो घूम रहा है, घूमता हुआ पदार्थ गोल होने के लिए अग्रसर होता है। तो ये पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण संगठित हुए और ये चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, चक्कर लगाते हुए घूम रहे थे, इसलिए इनमें एक सर्किल बन गया, एक गोलाकार आकृति बन गई। तो ये गोलाकार आकृति में सभी पदार्थ जगह जगह इकट्ठे हो गए। इन सभी इकट्ठे पदार्थों को आकाश गंगा कहा गया। ब्रह्मांड के सभी पदार्थ किसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण या किसी भारी पदार्थों के गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण में आकर के वो चारों ओर घूमने लगे और इसको चारों ओर विस्तारित होने लगे। इन समूहों को आकाश गंगा कहा गया। और ये अनुमान लगाया गया है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में लगभग 1 अरब आकाश गंगाएं हैं। कहा गया कि सभी आकाश गंगाओं की संख्या लगभग 100 अरब है। और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग
अरब तारे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं, इसमें कौन कौन सी घूर्णनशील भुजाएं हैं, यहाँ पे तारे कैसे बनते हैं, बिगड़ते हैं, आदि का वर्णन हम आकाशगंगा के बृहद अध्ययन में करेंगे। और तारों की गतियाँ किस प्रकार हैं, हमारा सूर्य कहाँ पे है, इसकी दूरी कितनी है, सारा का जिक्र आकाशगंगा के अगले चैप्टर में किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।